जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत का डिफेंस रिलेशनशिप बीते कई सालों में काफी आगे बढ़ चुका है और अमेरिका द्वारा अब भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के डिफेंस इक्विपमेंटों का भी सप्लाई किया जाता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका और भारत के बीच में नेवी के उन्नतीकरण को लेकर हाल ही में हुए दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बीते कुछ सालों से इंडिया द्वारा ट्रेडिशनली जिस तरीके का हथियारों को रशिया या सोवियत यूनियन से खरीदा जाता था, उसे अब रिप्लेस करते हुए वेस्टर्न कंट्रियों के हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है। चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले हथियार हो। इवन इंडिया अब रशिया से भी ज्यादा ज्वाइंट वेंचर और को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अन्य देश खास करके अमेरिका, इजराइल, साउथ कोरिया और यूरोप के देशों के साथ आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों, ऐसे मौके में हाल फिलहाल में इंडिया द्वारा अमेरिका से खरीदा हुआ मार्क 45 मोड 4 नेवल गनों के जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवी के लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाजों में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका के BAE सिस्टम से मार्क 45 मोड 4 5 इंच मतलब 127 मिलीमीटर के नेवल गनों को खरीदा गया, जबकि बेसिकली भारत द्वारा ऐसे गनों को इटली और रशिया से ही खरीदा जाता था। भारत जहां पे अपने जहाजों में इटली का बनाया हुआ 76 मिलीमीटर और रशिया के बनाया हुआ 100 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल करता था, वहीं पे इस तरीके का कदम अब ये भी दर्शा रहा है कि भारत अपने पुराने हो चुके इन हथियारों को अब अमेरिकन हथियारों से ही रिप्लेस करेगा। दोस्तों, BAE सिस्टम के नाम सुनते ही आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि ये तो असल में एक ब्रिटिश कंपनी है, तो ये हथियार भारत द्वारा क्यों अमेरिका से खरीदा गया? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि BAE सिस्टम के जिस कंपनी के अंतर्गत ये मार्क 45 मोड 4 गनों के निर्माण का जिम्मेदारी है, उसे अमेरिका द्वारा 2005 में ही खरीद लिया गया था। मार्क 45 मोड 4 गन असल में दुनिया का एक बेहतरीनतम नेवल गन है, जिसका वजन करीबन 22 टन है, जिसमें इसका टॉरेट एमुनेशन डिलीवरी सिस्टम भी शामिल है। मार्क 45 एक रिमोटली कंट्रोल गन है जो शिप में स्थित फायर कंट्रोल सिस्टमों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इसका जो टॉरेट है ये टोटली अनमैन्ड और रिमोट कंट्रोल है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंसानी कार्रवाई का जरूरत नहीं पड़ता, जबकि इस तरीके का गन 1 मिनट में 20 राउंड तक फायर कर सकता है। और दोस्तों, इतना ज्यादा रेट ऑफ फायर होने की वजह से इस तरीके का गन का इस्तेमाल एयर डिफेंस के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिका के ये गन आसानी से समुद्र में स्थित किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, जबकि जमीनी हमला और एयर डिफेंस को भी अंजाम दे सकता है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से खाली इन गनों को ही आधुनिक नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले शेल को भी काफी आधुनिक बनाया गया। 2008 से अमेरिका की तरफ से इन गनों में इस्तेमाल होने वाले शेल को GPS गाइडेड बनाने का प्रयास किया गया और इसमें 2014 में अमेरिका को बड़ा सफलता मिला। इवन इसके लिए अमेरिका द्वारा $600 मिलियन खर्चा भी किया गया। दोस्तों, मार्क 45 गनों में GPS गाइडेड सेलों का इस्तेमाल करने से अब इसका एक्यूरेसी भी पहले की तुलना में काफी गुना बढ़ा है और साथ में हाई स्पीड छोटे आकार के बोटों को भी ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अब हिट कर सकता है। दोस्तों, इन गनों के अलावा अमेरिका द्वारा भारत को शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भी कोऑपरेट किया जा रहा है और हाल ही में ऐसे ही कोऑपरेशन के तहत भारत के कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जहाजों के प्रोपल्शन को लेके एक समझौता भी हुआ। हाल ही में दिया गया एक स्टेटमेंट के मुताबिक अब जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग को जहाज और बोटों में इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्शन सिस्टमों के डिजाइन और डेवलपमेंट में मदद किया जाएगा। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्जन दुनिया का उन महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक है जो सिविलियन और मिलिट्री जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और हाइब्रिड इंजन दोनों ही शामिल है। दोस्तों, दुनिया में 1500 से भी अधिक ऐसे जहाज है जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक के बनाया हुआ इन इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब गार्डन रिच के साथ इस तरीके के समझौते आने वाले समय में भारत को शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्जन का एक डिजाइन सेंटर चेन्नई में भी है, जहाँ से भारत और अन्य देशों के जरूरत के इक्विपमेंटों का भी सप्लाई जनरल इलेक्ट्रिक करता है। वहीं पे गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग भारत के कुछ महत्वपूर्ण शिप बिल्डरों में से एक है, जो बेसिकली गवर्नमेंट के अंतर आता है और इनके द्वारा इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और अन्य संस्थाओं के लिए भी जहाजों का निर्माण किया जाता है। गार्डन रिच शिप बिल्डिंग का सबसे महत्व ये है कि अब तक शिप बिल्डिंग द्वारा अपने इंडिजिनियस डिजाइन और कॉन्सेप्ट के तहत कई सारे व्हीकलों का निर्माण किया जा चुका है और भारत में अगर किसी कंपनी के पास व्हीकल डिजाइन और निर्माण करने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो है गार्डन रिच एंड शिप बिल्डिंग। इवन अगर देखें तो गार्डन रिच एंड इंजीनियरिंग के पास कई सारे महत्वपूर्ण डील भी है, जिनके तहत कंपनी द्वारा कई सारे प्रोजेक्टों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ऐसे वक्त में अगर गार्डन रिच और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में कोई समझौता होता है तो ये आने वाले समय में भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो मजबूत करेगा ही, साथ में दूसरे देशों के ऊपर इस तरीके के इंजन के लिए जिस तरीके का भरोसा करना पड़ता है उससे भी भारत को एक तरीके से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, खाली अमेरिका के साथ समझौते के तहत भारत आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि
की शिप बिल्डिंग और बोटों के निर्माण के लिए हाल फिलहाल में कोलकाता में स्थित और एक कंपनी को भी काफी बड़ा सफलता मिला। 12 फरवरी के दिन इंडियन नेवी के तरफ से कोलकाता में स्थित टिटागर वैगन्स को नेवी के लिए 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट निर्माण करने का ऑर्डर दिया गया। दोस्तों इस ऑर्डर का वैल्यू करीबन 174 करोड़ रुपया मतलब करीब करीब 24.03 मिलियन डॉलर है और डील के तहत इन क्राफ्टों का डिलीवरी 30 महीने के अंदर ही करना है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट असल में छोटे आकार के क्राफ्ट होता है जिसमें नेवी के डाइवरों का मदद किया जा सकता है। इवन इस तरीके के क्राफ्ट में किस तरीके का खासियत होगा इसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये एक तरीके से देखे तो मेक इन इंडिया के लिए और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। जबकि मेक इन इंडिया की उपलब्धि खाली नेवी के सेक्टर में नहीं बढ़ रहा है बल्कि आर्मी के सेक्टर में भी इस उपलब्धि को हाल ही में काफी बढ़ाया गया। दोस्तों आप सब लोगों को K9 वज्र के बारे में तो पता ही होगा। साउथ कोरिया से खरीदा हुआ सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी जिसे भारत में L&T के द्वारा निर्माण किया जा रहा है और आपको सुन के हैरानी होगा कि तय समय से पहले ही L&T द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाए जाने वाले 155 मिलीमीटर के इन हवट्जरों का डिलीवरी कर दिया गया। और दोस्तों हाल ही में L&T के तरफ से अपने आखिरी मतलब 100वां K9 वज्र को इंडियन आर्मी के हवाले किया गया और इस हथियार को रिसीव करने के लिए इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल MM नरवाने भी प्रेजेंट थे और उनके ही मौजूदगी में इसे इंडियन आर्मी के हवाले किया गया। दोस्तों K9 वज्र को L&T कंपनी द्वारा खाली नहीं बनाया जा रहा है बल्कि इसमें 80% इंडिजीनियस वर्क पैकेज को भी इन्वॉल्व किया गया, जबकि करीबन 50% बाई वैल्यू इसमें इंडिजीनियस कंपोनेंट है और इसे निर्माण करने के लिए L&T के अलावा भारत में करीबन 1000 MSMEs और इंडस्ट्रियल पार्टनर काम कर रहे हैं। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक K9 वज्र को बनाने के लिए कम से कम 13,000 अलग अलग कंपोनेंटों का जरूरत पड़ता है और इनमें से ज्यादातर कंपोनेंट इन 1000 कंपनियों के तरफ से ही सप्लाई किया जा रहा है। K9 वज्र असल में एक सेल्फ प्रोपेल 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी गन है जो अपने ही बलबूते पे आगे बढ़ सकता है और ये ऑटोनोमस और रैपिड फायर वाला गन फायर करते ही तुरंत आगे बढ़ सकता है और इस तरीके के गन का इस्तेमाल मूविंग कॉलम को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस गन के पास करीबन 25 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को निशाने बनाने का क्षमता है, जबकि साउथ कोरियन इंडस्ट्रियों का यह भी कहना है कि अलग अलग तरीके का आधुनिक एमुनेशनों का इस्तेमाल करते हुए इसका रेंज को 25 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और आखिरकार 100 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इसके 100 किलोमीटर वर्जन के ऊपर साउथ कोरिया काम कर रहा है और जल्द ही इसके ऊपर संभावित साउथ कोरिया का काम भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ओरिजिनल समझौते के तहत भारत द्वारा डायरेक्टली 10 K9 थंडरों को साउथ कोरिया से परचेस किया गया, जबकि बाकी के बचे 100 भारत में ही प्रोड्यूस हुआ है। फिलहाल पिछले साल कई बार इन मुद्दों को भी उठाया गया कि K9 थंडर के प्रोडक्शन खत्म होने के बाद इस प्रोडक्शन प्लांट में L&T के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा और क्या L&T इसका इस्तेमाल इंडिया के टैंक मैन्युफैक्चरिंग और अन्य आर्मर्ड व्हीकलों के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करने के लिए करेगा। साथ में पिछले साल कई बार इन बातों को भी उठाया गया था कि संभावित भारत द्वारा और कुछ ऐसे आर्टिलरियों को परचेस किया जा सकता है जो K9 वज्र के L&T प्लांट में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। देखना अब यह है कि इंडिया द्वारा इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बरकरार रखने के लिए कौन से डिसीजन के तरफ आगे बढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।